अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और सियासत में हूं सोनिया सती। सियासी मसाइल कम होने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, तलखियां बढ़ती जा रही हैं। कुछ टाइम के लिए हमें लगा कि शायद हालात बेहतरी की तरफ जाएं जब PMLN के बड़े जिम्मेदार और सीनियर रहनुमाओं की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब उनकी जानिब से भी कुछ इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया कि जी हाँ, मिलकर बात करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसी रात फिर हमने देखा कि PTI के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर इस्लामाबाद में CDA की जानिब से छापा मारा गया, उनके मरकजी सेक्रेटेरिएट को सील किया गया। फिर उनकी जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया, उन्होंने सेक्रेटेरिएट के बाहर ही टेंट लगाकर कोर कमेटी का इजलास किया। PTI रहनुमा ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। CDA का अलग एक मौक़िफ़ है, ये कह रहे हैं कि ये जो जगह पर तामीर मंजिल है ये एक खिलाफ कानून है, बाय लॉज नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मुतादिद बार हमने नोटिस भेजे लेकिन इस पर किसी ने कान नहीं धरा और PTI ये कह रही है कि हमें अभी तक कोई नोटिस इस हवाले से मौसूल नहीं हुआ। अगर तजावुज़ात के हवाले से नोटिस हमें मौसूल होता तो हम हटा देते। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को लेकर तलखियाँ अपने उरूज पर हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब और PTI के कुछ रहनुमा जो हैं वो आपस में इनकी मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ जो एजेंडे हैं उस पर बातचीत हुई है। आज के प्रोग्राम में JUI का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से कॉमन एजेंडाज हैं जिन पर बात हुई है, कौन से कॉमन जो ज़ाहिर ओवरऑल लाहेअमल है वो क्या है, क्या करेंगे PTI और JUI मिलकर, क्या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने में जो है वो कामयाब हो सकेंगे, क्या इनकी ज़ाहिर स्ट्रैटेजी है, इस पर बात करेंगे और अगले आने वाले दिनों में क्या मामलात बनेंगे, गवर्नमेंट के लिए क्या मुश्किलात हैं। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नासिर खान मूसाज़ई, सीनियर रहनुमा हैं JUI के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और इसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तर्जियाकार फारूक मिर्ज़ा साहब ने। हमें बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आगाज़ नासिर खान साहब आपसे करते हैं। नासिर खान साहब, अब बिलाखिर आपकी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हो गई है। सबसे पहले तो सर ये जानना चाहेंगे कि कौन से कॉमन एजेंडे पर आप लोग जो हैं वो साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या गिव एंड टेक्स हैं, कुछ इस हवाले से क्या बातचीत हुई है? क्योंकि हमने देखा माजी में बड़े इख्तलाफात रहे हैं आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन वो ज़ाहिर है कहते हैं कि सियासत में कुछ भी हरफ़े आखिर नहीं होता है, कल के दुश्मन आज के दोस्त भी बन जाते हैं। तो क्या कॉमन एजेंडा है आपका? शुक्रिया। बेसिकली जो PTI का वफ़द मौलाना के पास 2 दफ़ा आया है, पहले भी आ चुके थे और जो मेन मकसद हमारा ये है, चूँकि इलेक्शन जिस तरीके से हुए हैं और डेफ़िनेटली उसमें PTI भी सरापा एहतजाज है और हम भी सरापा एहतजाज है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए वो हमारी तारीख़ की स्याह तरीन इलेक्शन थे। चूँकि एस्टेब्लिशमेंट ने जो किरदार अदा किया है, जो बोलियाँ लगी हैं, मेरे ख़्याल में ये बहुत जमहूरियत के साथ और हमारे सियासी के साथ एक मज़ाक है। तो डेफ़िनेटली हम इलेक्शन के बाद एहतजाज पे आए और हमने जो कौम का जो वोट थे, तकद्दुस है, जो वोट का जो जमहूरी वो अमल था, चूँकि ऑलरेडी हमारा पहले भी ये लोग मैनिपुलेट करते थे एस्टेब्लिशमेंट वालों को वाले, लेकिन इस दफ़ा जो खैबर पख्तूनख्वा और पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से PTI फॉर्म 45 का पूरी हर जगह पे एक रो रहे हैं और हमारे यहाँ तो यकीन कर ले कि यहाँ पे पास होने के लिए बोलियाँ लगी थी कि कैंडिडेट को ऑफर हुई थी कि इतने पैसे दो और आके आप फॉर्म 45 या 47 आप ले जाए। तो डेफिनेटली चूंकि अवाम और ये मुल्क जो है एक जमहूरी मुल्क है, तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क में फैसले भी जमहूरी हो और जो जमहूरियत और इलेक्शन में फैसले अवाम के हो, न कि एक इदारे के हो। तो इसी जो हमारा जो मेन एजेंडा है, दोनों हम इस बात पे मुत्तफ़िक हो रहे कि आइंदा जो लाएअमल हो, इस मुल्क में अगर इलेक्शन प्रोसेस हो, तो वो जमहूरी प्रोसेस हो और जी। अवाम उसमें अपने नवा तो क्या एहतजाज वगैरह भी मिलकर करने की बात हुई है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो KB के अलावा कहीं जलसे करने की इजाज़त नहीं है। तो आपके एजेंडे में शामिल है कि मुल्क के दीगर इलाकों में जलसे जुलूस होंगे या धांधली जो भी आपको हुकूमत से मसाइल हैं इसके खिलाफ कोई एहतजाज के हवाले से भी स्ट्रैटेजी तय पाई है? मेरे ख़्याल में ये हम मौलाना साहब ने आपने देखा होगा कि पहले जलसा पेशीन में किया, इसके बाद कराची, फिर खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में और अब पंजाब में मौलाना का प्लान है और कर रहे हैं। तो जी। डेफ़िनेटली मौलाना साहब ने तो डे फर्स्ट से इलेक्शन के फ़ौरन बाद अपना शेड्यूल दिया पूरे पाकिस्तान में जलसों का। तो ठीक है।
पीटीआई वाले भी ये सोच रहे कि इलेक्शन वो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनका थोड़ा-सा वो इश्यू बन हुआ है 9 मई का, तो डेफिनिटली बिल्कुल। उनका अपना एक प्लेटफ़ॉर्म था, हमारा अपना एक प्लेटफ़ॉर्म है। हम ठीक है। अपना रोना ब बात कर रहे हैं, कौम के सामने अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है। अच्छा फारूक मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी तरफ अब आऊँगी। किस तरह से देखते हैं जेयूआई और पीटीआई की इस मुलाकात को? आपको लगता है कोई फ़ायदा ले पाएगी पीटीआई, जेयूआई साथ मिल जाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने की पोजीशन में होंगे गवर्नमेंट पर? देखिए सोनिया, थैंक यू वेरी मच, आपने इनवाइट किया। ये बहुत ही अहम मामलात हैं और बहुत अहम मोड़ पे ये मामलात आ चुके हैं। असल में बेसिकली ये नवाज शरीफ का इनिशिएटिव है। उनको उनकी एक सोच है। वो उन्होंने चूँकि आइसोलेशन में थे, काफ़ी शिकायत थी उनको, तो वो फिर उन्होंने रिएक्ट किया है। और चूँकि मौलाना फजल रहमान वो नवाज शरीफ के जरदारी के बहुत करीब हैं, तो लिहाजा उनको चूँकि मौलाना फजल रहमान की भी यही ग्रीवेंसेस है कि उनको आइसोलेट किया गया। तो अब ये तीनों सोच वो एक है। इससे पहले जो पीटीआई है उसकी जो सोच है वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो अभी लग इस तरह रहा है कि एक बड़ा एक अलायंस बनने वाला है। हमने कल भी इस पे बात की थी कि मौलाना फजल रहमान जब पीटीआई में आएंगे तो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट, अभी वो उन्होंने ग्लव्स उतारे हैं और वो जगह जगह बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट को और फौज को मुर्दे इल्जाम को ठहरा रहे हैं। तो पीटीआई तो पहले ही इस कैंप में है और वो तो हर जगह पे आपको नजर तो किसी आती है, सोशल मीडिया पे। प्रेशर बिल्ड करने की पोजीशन में होंगे ये फारूक मिर्ज़ा साहब? जी बिल्कुल, प्रेशर बिल्ड करने में नहीं बल्कि ये प्रेशर बिल्ड ऑलमोस्ट हो चुका है। अच्छा। अब ये देखना ये है कि ये जो पीटीआई ये मौलाना फजल रहमान ग्रुप, नवाज शरीफ और इसके साथ साथ जरदारी, वो भी पीछे नहीं हटेंगे। और इनमें जो पांचवा प्लेयर है वो तो पीटीआई तो पहले ही सामने है। तो अभी ये एक बड़ा अलायंस बन के ये एक प्रेशर डेवलप करने वाले हैं। अच्छा। अब ये किस तरह प्रेशर डेवलप करते हैं उसके बरक्स जो अभी मुंतखब हुकूमत जिस तरह की भी लंगी लूली हुकूमत है वो भी कुछ इस वक्त सही तरीके से फंक्शनल नहीं हो रही। तो नवाज शरीफ ने 2-4 ऐसे काम किए हैं। एक तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने गिला किया कि हम जब हमारी हुकूमत थी हम गए थे इमरान खान के घर और हमने कहा था कि मिल के चलते हैं, लेकिन उन्होंने पहले तो कहा कि ठीक है मिल के चलते हैं, बाद में उन्होंने हमारे खिलाफ मुआज़राई शुरू कर दी। तो ये गिला था और एक मैसेज था कि पहले भी हम गए थे, अब भी हम जाने के लिए या आप हमारे पास आ जाएं या हम आपके पास आ जाते हैं। अच्छा। तो ये और दूसरे मरहले में आपने देखा कि उन्होंने अपना प्यादा हिसाबदार जो है उसको जो डिप्टी वजीर आजम उन्होंने बनवाया और उनको डिप्टी वजीर आजम बनवाने की ना तो कोई तुकबंदी थी ना ही कोई पाकिस्तान का ऐसी कोई रवायत है। इससे पहले वो परवेज इलाही ग्रुप को बनवाया था तो उस पर भी बड़ी लेदे हुई थी। ठीक है आप साथ रहिए फारूक मिर्जा साहब। नासिर खान मुसज़्ज़ई साहब, डिस्ट्रॉशन गालिबन आपकी आवाज़ में आ रही है, अगर आप प्लीज़ इसको बेहतर कर लें तो हम ज़रा आसानी से प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। मैं आपकी तरफ ही बल्कि आती हूँ नासिर खान मुसज़्ज़ई साहब। अभी फारूक मिर्जा साहब की भी गुफ्तगू जिस तरह से आप सुन रहे थे कि मौजूदा जो इस वक्त गवर्नमेंट है अब उसके भी बड़े मसाइल हैं। नवाज शरीफ के हवाले से भी इन्होंने बात की कि नवाज शरीफ साहब। जी फारूक मिर्जा साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी ये बेसिकली ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोच रखती हैं। अच्छा। और ये सोच जो है ये इस मुल्क के अंदर कभी भी कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस वक्त ये ऐसा मोड़ है जिसमें कोई भी ऐसी कोई मुहिम जोई की गई तो पाकिस्तान जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। बिल्कुल ये बात फारूक मिर्जा साहब मैं लेकर जाती हूँ। बजाय ये नए फिनोमेनन और नए फार्मूले आजमाएं, इनको चाहिए कि ये सोच बदल के एक मिसाक जमहूरियत में दस्तखत करें और ये मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं। बिल्कुल दुरुस्त बात की है मैं, लेकिन फारूक मिर्जा साहब नासिर खान साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू कर लूँ, वो भी इंतजार कर रहे हैं।
नासिर खान साहब, ये जिस तरह से अभी फारूक मिर्जा साहब ने बात की कि इस वक्त ओवरऑल मुल्क के हालात ये हैं कि मुल्क किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मल नहीं हो सकता। माशी हालात आपके सामने हैं, ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं चाहे माशी हवाले से हों, खारजा महाज पे हों, वो आप सबके सामने हैं। तो ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम जुड़ा है माशी इस्तेहकाम से, और इससे पहले भी हमने देखा कि अगर स्टेबिलिटी नहीं रही, इलेक्शन होते हैं, कोई भी जमात जो है हारने वाली जीतने वाली जमात के मैंडेट को तस्लीम नहीं करती, धांधली धांधली का रोना रहता है, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट जो है वो चलती रहती है। पीटीआई ने कितना वावेला किया, आपको पता है इलेक्शन जब हुए थे उस 2013 में गालिबान धांधली के इल्ज़ामात, उस सारे प्रोसेस के अंदर मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ, लेकिन वो सिर्फ शोर ही रहा उनका धांधली का। एक बार फिर अगर आप जल्द से जुलूस करेंगे तो आपको नहीं लगता कि फिर अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा मुल्क? मौशी हवाले से हालात मजीद ख़राब होंगे, बैरूनी सरमायाकारी, ओवरऑल मौशी हवाले से मसाइल, इससे नुकसान मुल्क का ही है। हमारा मुल्क जो है ये जो 75-76 साल से जो हमारा मुल्क का ये हाल है, और हम हर बात ये कह रहे हैं कि मुल्क नाजुक हालात में है, नाजुक मोड़ पे है। तो मैं सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये इन हालात पे पहुंचाने वाले कौन है? क्यों हमारे मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी नहीं आ रही? ये कौन उनके पीछे है और कौन ये कर रहे ये हैं? सियासी जमातें ही है ना सर, सियासी जमातें ही इस्तेमाल होती हैं अपने अपने इक़्तिदार के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो उसके पीछे मेन जो लोग होते हैं वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। हम चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार तक महदूद हो जाए, और जो सर जब सियासी जमातें अपने अपने किरदार तक महदूद हो जाएंगी तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर आप बात करते हैं, उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं, तो मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हर सियासी जमात कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अब नवाज शरीफ साहब बड़ी बात करते होते थे 90 की दहाई में जो कुछ उनके साथ हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ अभी रिसेंट जब मुझे क्यों निकाला कि पूरी एक ज़ाहिर है सीरीज़ हमने देखी, फिर लंदन में बैठकर जिस जिस तरह के बयानात हुए, मुंतखब जमहूरी हुकूमतों को काम करने नहीं दिया जाता, उनको चलने नहीं दिया जाता, ये एक बड़ी खुलकर इस हवाले से बात भी हुई, मिसाक जमहूरियत भी हुआ। फिर जब बात ज़रा नरम गोशा दिखाया गया तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। हुकूमत लेने के लिए ये ना सियासी जमातें कॉम्प्रोमाइज़ हों, और फिर आप लोग मुरद इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट को ठहराते हैं कि यार सियासी जमात का मसला है, हुकूमत में होते हैं तो गुडी गुडी, और जब हुकूमत से बाहर जाते हैं तो फिर तनकीद के तीर बरसाए जाते हैं। तो ये कंप्रोमाइज करने पर पॉलिटिशियन को या लीडरों को, पार्टियों को कौन मजबूर आप करता है? मिल जाए सारी सियासी जमातें सर, मिसाक जमहूरियत करें। नहीं, वो अपना किरदार छोड़ देना। ये वक्त है कि जो मौलाना साहब है या पीटीआई है या जितने भी अपोजिशन लीडर है, उनका सभी एक ही एजेंडा है, और सिर्फ इक्तदार के लिए, वो हुकूमत हटाने के लिए हमारा एजेंडा नहीं। हमारा एजेंडा एक ही है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने रोल तक महदूद हो जाए। तो क्या अगर हमारा ये मुतालिबा, क्या कोई ये गैर आईनी है, गैर जमहूरी है? हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि जो भी आता है तो फिर सर आप लोग भी उनको दावत दे रहे होते हैं। आप जब मौलाना साहब की गवर्नमेंट थी या इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी पीछे, तो उस वक्त जब आप लोग जलसे धरने दिया करते थे खान साहब की गवर्नमेंट में, तो आपके जो इत्तेहादी थे वो ये कहते होते थे कि हमने तो इससे बात ही नहीं करनी, हमने तो बराह रास्त उनसे बात करनी है। अब यही बात इमरान खान कह रहे हैं कि भाई मेरा इनसे तो बात ही नहीं करनी, मैंने ऊपर बात। ये सिर्फ ये है कि आप तमाम सियासी जमातें भी अगर अपने अपने रोल को समझ लेना कि जमहूरियत की असल जो ताकत है वो क्या है, कॉम्प्रोमाइज़ होना छोड़ दें, तो फिर इदारे जिनकी आप बात कर रहे हैं वो खुद ब खुद वे अपनी हदूद तक रह जाएंगे। ये मसला सियासी जमातों का। फारूक मिर्जा साहब, आप इस सारी सिनारियो को कैसे देखते हैं? देखें, इन्होंने अभी बात की है फौज के किरदार की और उसकी हदूद की इन्होंने बात की है। अभी आप इनसे ये पूछते हैं कि फौज तो अपना किरदार अदा कर रही है, पूरे पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम नजर आ रहा है, और ये फौज ने जो मुल्क की माशी हालत जो है उसको भी बेहतर बनाने के लिए दोस्त ममालिक से उन्होंने बाकायदा अपना रसूख इस्तेमाल करके एक पाकिस्तान के रिजर्व्स में इजाफा किया। फौज अगर डिसिप्लिन है तो ये सियासी पार्टियां डिसिप्लिन पैदा क्यों नहीं करती? सियासी पार्टियां, मौलाना फजल रहमान तो हमेशा से एक मोरे रहे हैं एज ए दीनी जमात, उनका कोई किरदार नहीं है। उन्होंने मुल्क के अंदर फाशी, उरियानी, और आप देखें कि इस वक्त बेरा रवि जो है उसमें दीनी जमातों का कोई एक 0% इनका किरदार नहीं है।
और जलसे जुलूस करना और बाद में पैगामात लेने और बाद में मफाहमत करना, ये तो सियासी पार्टियों का ये एजेंडा है। अभी देखें कोई एक सियासी पार्टी जो है वो वो मुनज़्ज़म नहीं है और उनके पास कोई चूरन बेचने के लिए भी नहीं है सिवाय एजेंडा और सिवाय मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करने के अलावा इस वक्त सियासी पार्टियों के पल्ले क्या है। अभी ये इकट्ठे होंगे और ये कभी एक शहर कभी दूसरे शहर ये कैंप लगाएंगे, ये रोड्स ब्लॉक करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज करेंगे, इसके अलावा इनके पास है क्या? बिल्कुल। क्या मुल्क की भागदौड़ जो है इनके हाथ में दे दी जाए? इनका तो कोई अपना एजेंडा ही नहीं है। तो जी ठीक है। अच्छा फारूक मिर्जा साहब, आपने बात की, मैं नासिर खान मुस्तज़ई साहब अब गुफ्तगू के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। सियासी मसाइल ओवरऑल अगर देखें तो कम होने का नाम नहीं ले रहे। एक तरफ हमें लगता है कि शायद ठंडी हवा का एक झोंका आया है। हमने देखा राना सनाउल्लाह भी बात कर रहे थे मुज़ाकरात होनी चाहिए, गवर्नमेंट के बैक टू बैक ज़ाहिर है कुछ जिम्मेदार लोगों की जानिब से भी बयानात दिए गए कि भाई इस तरह से मसाइल नहीं चलते, हमें मिल बैठ कर बात करनी होगी। फिर उधर से बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बात की, उन्होंने कहा कि वाई नॉट, हम मिलकर बात करने के लिए तैयार हैं। फिर उसी रात हमने देखा कि पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट पर सीडीए की जानिब से एक छापा मारा जाता है। ज़ाहिर है उनका अपना एक मौक़िफ़ है कि ये जो कानून की खिलाफ वर्जी की गई थी, एक से इजाफी मंजिल तामीर हुई, मुतादिद बार नोटिस जारी किए, नोटिस का कोई जवाब नहीं आया, ना इस पर कोई काम हुआ, इसलिए हम लोग मामूल की एक कार्रवाई, सीडीए का ये मौक़िफ़ है। लेकिन पीटीआई इस पर बड़ा सख्त अब रद्द अमल दे रही है। आपको क्या लगता है ये बर्फ़ पिघलने की बजाय मज़ीद सूरत हाल कशीदगी की तरफ जा रही है? बेसिकली सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बात पर मुत्तफिक है कि हमें मिल बैठकर एस्टेब्लिशमेंट को अपने रोल तक महदूद करना है। लेकिन जब सारे ये लोग इकट्ठे होते हैं और इस बात पर होते हैं तो डेफिनेटली वो अपनी कार्रवाई डालते हैं। क्या मुझे ये बता दिया जाए कि जो पीटीआई का जो सेंट्रल ऑफिस उसको गिराया है या उस पर वो रेड हुई है, क्या ये हुकूमत ने की है? क्या आप समझते हैं कि इस तो फिर हुकूमत ने नहीं किया तो वो खुलकर आए कि हमने नहीं किया? क्या आप समझते हैं कि ये मुल्क में हुकूमत शहबाज शरीफ चला रहे? क्या इस तरह कभी होता है? क्या उनका इंटीरियर मिनिस्टर, उनका फाइनेंस मिनिस्टर और जो उनके अहम फैसले होते हैं वो कौन करते हैं? क्या वो अवामी नुमाइंदे करते हैं या इलेक्टेड लोग करते हैं या कहीं बाहर से आते हैं? यही वजह है कि हम 75-76 साल में आप ही ये सर सब गवर्नमेंट का माजी हिस्सा से रहे नहीं तो आपको बेहतर पता है ना। मौलाना फजलुर रहमान जिस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, क्या आपने जो वजारतें ली हुई थी आप लोग भी अपनी वजारतों के काम खुद नहीं करते थे, कहीं से डिक्टेशन लेके करते थे? डेफिनेटली वो सारे जो मैनेज करते हैं वो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे से हुकूमत सर वो ये चला। ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू हो गया है ना। पाक फौज से ये मुल्क है और ओवरऑल आप देखें मुआशी हवाले से भी वो काम कर रहे हैं। मुल्क की दीगर जो मामलात हैं, जब पॉलिटिकल जमातें फेल हो जाती हैं तो फिर उनको डेफिनेटली आगे आना होता है। ये आप ब्लेम गेम, मुझे याद है आप लोगों की जमात के लोग और मौलाना फजलुर रहमान साहब एक टाइम तक डिफेंड करते होते थे। अब जो एंटी स्टैब्लिशमेंट कोई बात करता था उसके गद्दार कहा करते थे। तो ये फिर मसला आप लोगों के इक़्तिदार का ही है ना कि इक़्तिदार मिल गया, सीट्स मिल गई, गवर्नमेंट में आ गए तो सब कुछ ठीक हो गया। जब इक़्तिदार नहीं मिला, गवर्नमेंट से बाहर हो गए तो फिर अपनी फौज पर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दी। तो ये रवैया तो सर दुरुस्त नहीं है ना। नहीं, ये बात इक़्तिदार की नहीं है। बेसिकली आप देख ले, इंडिया देख ले, बांग्लादेश देख ले, हमारे श्रीलंका और हमारे जो पड़ोसी ममालिक है वो देख ले। क्या वहाँ पे फ़ौज का ये किरदार होता है? क्या फ़ौज वहाँ पे माली मुआवनत करते हैं और वो दौरों पे जाके पैसे इकट्ठे करते हैं? आपने कहीं सुना है कि वो तो सर जब किसी सियासी जमातें मुल्क फेल हो जाएंगी तो फिर क्या? आर्मी चीफ की यूएई जाके, दुबई जाके, सऊदीया जाके, चाइना से वो पैसे इकट्ठे करते हैं। यही वजह है कि जो काम उनका है वो नहीं, उनके ये काम है हुकूमतों का। पॉलिटिकल जो अवाम ने किसी को मैंडेट दिया है हुकूमत बनाने का, ये काम उन पे छोड़ दे कि वो कौम के लिए कैसे पॉलिसी बनाते हैं, कहां से पैसे कलेक्ट करते हैं और कैसे वो एक्सपेंस करते हैं और लोगों को डिलीवर करते हैं। लेकिन अगर वो काम भी लेकिन सर आपकी मसला फौज ये है ना, करे हमारी तो सियासी जमातें भी ब्लेम डिलीवर नहीं कर रही ना। और मईशत को कहाँ आकर छोड़ा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप कहाँ पर खड़े हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी थी, ये आप देखें ना कि कितना डिलीवर किया है सियासी जमातों ने अपनी अपनी हुकूमतों में। इस पर भी जरा आए ना फारूक मिर्जा साहब। अब चलें आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ मुज़ाकरात की ऑफर करती है गवर्नमेंट, उसी रात फिर हमला भी हो जाता है पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर।
अब कैसे देखते हैं सर, ये एक तरफ मुज़ाकरात की दावत और दूसरी तरफ ये रवैया, फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे, कैसे सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी ऐसे माहौल में? देखें सोनिया, ये सियासी जमातें ये हैं, ये खुद फंस चुकी हैं। इनके पास कोई एजेंडा तो है नहीं। इनकी सोच जो है एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी सोच अवामी नहीं रही। अब ये मुख्तलिफ गिरते पड़ते और टूटते ये अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन पॉलिटिकल पार्टियों की जो अपनी सोच है या इनका नजरिया है वो भी कभी एक साथ नहीं हो सकता। इस वक्त दानिश की जरूरत है। अब क्या होने वाला है, जब ये रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक करेंगे, मुल्क में अफरा तफरी पैदा करेंगे, पहले ही मुल्क जो है एक माशी बहरान में है, तो फिर इनका एक टकराव होगा जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगा। फिर ये गिरफ्तारियां होंगी, फिर ये लोग ये कोई एक इशारा इनको मिलेगा तो फिर ये उनके साथ मफाहमत करके ये जनाब दुआ मांग के निकलते जाएंगे। ठीक है। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो हमेशा कोई खास एजेंडा नहीं रहा। वो जब भी उनको कोई इशारा मिलता है तो वो स्टेज पर ये दुआ कराते हैं कि अल्लाह ताला फौज की कुर्बानियां जो है और उनको और इज्जत दे, और उसके बाद वो जमात करा के अगले दिन वो स्टेज छोड़ के चले जाते हैं। इसी तरह का ये प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं कि वो एक कोई इशारा मिले या कोई रास्ता मिले, और ये फिर आप देखेंगे कि ये फिर वो नमाज जमात करा के तो ये अपना रास्ता ले लेंगे। ठीक है। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान जो है उनको एक पहली दफा एक मुस्बित किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है। उनको वो जख्मी है, उनका ये ख्याल है कि हमें गेम से बाहर निकाला गया, हराया गया। उनको करने मामलात सर है, एक आध सीट दे दें, रोला ही खत्म हो जाए। उनको चाहिए कि मुस्बित किरदार अदा करके सब पार्टियों को इकट्ठा करके वो एक लीड लें, क्योंकि वो इस मामले में वो बहुत माहिर हैं और इस सिलसिले में पॉलिटिकल पार्टियां सुनती भी हैं। ठीक है। ठीक है फारूक मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नासिर खान मुसज़्ज़ई JUIF के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।